बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और हमने ये देखना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो बेसिकली डेंजरस क्यों है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। व्हाट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी हो, आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी हो या आउटसाइड द एंडोमीट्रियम हो। एंडोमीट्रियम के अंदर बेसिकली जो है ग्रो करती है। किसके अंदर ग्रो करती है? प्रेगनेंसी नॉर्मली तौर पे जो इम्प्लांटेशन होती है वो विद इन द एंडोमीट्रियम होती है। तो अगर एंडोमीट्रियम के अंदर ग्रो नहीं करेगी प्रेगनेंसी, किसी और जगह पे ग्रो करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेंजरस क्यों है? याद रखें, किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है न्यूरिशमेंट। ठीक है ना, कि वो न्यूरिशमेंट हो उस चीज़ की। न्यूरिशमेंट के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? फूड है। फूड के अंदर क्या है? एक ह्यूमन की फूड क्या है? ह्यूमन की फूड में सबसे बड़ी नीड है ऑक्सीजन। सबसे बड़ी नीड क्या है? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, जिस तरह के वाइटामिन्स हैं, सेवरल प्रोटीन्स हैं, कुछ जो मिनरल्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द फीटस एंड द फॉर द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो जब डेवलपमेंट हो रही है फीटस की, तो उस वक्त भी इस ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों चीज़ें जो मौजूद होती हैं या ये जो प्रोवाइड की जाती हैं, वो प्रोवाइड की जाती हैं विया ब्लड। हम सबको पता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी करते हैं और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वो ब्लड के ज़रिए जो है ट्रांसफ़र होते हैं। और दूसरी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए अगर एक बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ ग्रो कर रही है, एक एक लाइव ह्यूमन बीइंग जो है वो ग्रो कर रहा है विद इन द बॉडी, तो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उसको स्पेस दी जाए उतनी। अगर उसे उतनी स्पेस नहीं मिलेगी, उतनी नरिशमेंट नहीं मिलेगी, तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब नरिशमेंट कैसे मिलती है? ब्लड से। तो ब्लड कैसे मिलता है? ब्लड सप्लाई से। तो ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर यूट्रस के अंदर नॉर्मल इम्प्लांटेशन दिखाई गई है। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिखाया गया है कि फर्टिलाइजेशन हुई विद इन द फ्लोपियन ट्यूब्स, जहाँ पे आके एक स्पर्म और एग आपस में मिले और फर्टिलाइजेशन हुई, जिसके नतीजे के अंदर जाइगोट बना। और जैसे ही ये जाइगोट बना, ये ट्रैवल करता गया विद इन द फ्लोपियन ट्यूब्स और यूट्रस तक पहुंच गया। जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुई, अगर हम उसे डे 1 का नाम दें, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुई अगर उसे हम डे 1 का नाम दें, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 दिन लगते हैं इस मोरूला को पहुंचते हुए, जिसे हम अल्टीमेटली ब्लास्टोसिस्ट का नाम देंगे यूट्राइन कैविटी तक। तो यूट्राइन कैविटी के अंदर क्या होता है? जैसे ही ये यूट्राइन कैविटी के अंदर पहुंचता है, तो ये विद इन द एंडोमीट्रियम जो है ये इम्प्लांट कर जाता है, एंडोमीट्रियम के अंदर चला जाता है। ये हमारे पास सबसे मेजर लेयर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मायोमीट्रियम। ठीक है, सबसे ठीक ये बाहर वाली तरफ क्या है? ये पेरीमीट्रियम है। ये जो है वो हमारे पास यूट्रस की जो है वो बेसिकली फंक्शनल लेयर, और ये वाली हमारे पास यूट्रस की क्या है? एंडोमीट्रियम की फंक्शनल लेयर है, जिसके अंदर एंडोमीट्रियम ने ब्लास्टोसिस्ट ने इम्प्लांट करना है। अब ये हमारे पास जो छोटे से स्ट्रक्चर बाहर की तरफ मौजूद हैं, ये वाले मैं दूसरे आपको कलर का सहारा लेता हूँ। ये वाला जो वो है ऑरेंज कलर का, ग्रीन कलर के राउंड बाउंड, ये जो है ये ब्लड सप्लाई के कनेक्शन बन रही हैं। इसे लुकनाइज बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? लुकनाइज बोलते हैं। तो ये कनेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर ये वाला पॉइंट ले लें या ये वाला पॉइंट ले लें कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम कितनी ज़्यादा थिक है। इतनी थिक है कि पूरी की पूरी ब्लास्टोसिस्ट उसके अंदर इन्वेड हो गई, और ब्लास्टोसिस्ट के हर तरफ से ब्लड सप्लाई के कनेक्शंस बन गए इजीली। इन इजीली ब्लड सप्लाई के कनेक्शन बनने की वजह से इस ब्लास्टोसिस्ट को न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखिए कि अगर ये एक सेजिटल कट सेक्शन है यूट्रस का, ये एंडोमीट्रियम है। एंडोमीट्रियम के एक साइड के ऊपर यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट जो है विद इन द एंडोमीट्रियम इम्प्लांट की हुई है। ये यहाँ तक है, ये मायोमीट्रियम ये नीचे की तरफ है। ठीक है, थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ इम्प्लांट करा लेते हैं हम। ठीक है, ये यहाँ पर इम्प्लांट की है
ब्लास्टोसिस्ट, जिसे हम फ्यूचर के अंदर आके गेस्टेशनल सैक कहेंगे, तो इसके इर्द गिर्द, इसके अराउंड ये लेयर्स बन गए हैं, कनेक्शन बन गई है, ब्लास्टोसिस्ट ने कनेक्शन बना लिया है। ये वो लेयर है जहाँ से इस ब्लास्टोसिस्ट को ब्लड मिलना शुरू होगा, ये सारे के सारे को ब्लड मिलेगा। और अल्टीमेटली क्या करेगा ये वाली लेयर, क्योंकि इस तरफ तो किसी किस्म की ग्रोथ नहीं हो रही, तो यूट्रस क्या करेगी अल्टीमेटली, यूट्रस अपने साइज़ को आहिस्ता आहिस्ता क्या करती जाएगी, एक्सपैंड करती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता अपने साइज़ को एक्सपैंड करती जाएगी। और इस एक्सपैंड शुदा साइज़ के अंदर ये एंडोमेट्रियम जो दूसरी साइड वाली है वो एक साइड के ऊपर हो जाएगी, और इस सारी साइड के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे की सारी जगह फिटस कवर कर लेगा। और क्योंकि एंडोमेट्रियम के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, याद रहे कि जो एंडोमेट्रियम को सप्लाई कर रही होती हैं वो दो लेयर सप्लाई कर रही होती हैं। नंबर वन इज़ द बेजल, एंडोमेट्रियम की दो लेयर्स होती हैं, आप सबको पता है, एक बेजल लेयर है हमारे पास, और बेजल लेयर के ऊपर ये फंक्शनल लेयर है जिसके अंदर इम्प्लांटेशन होनी है। तो बेजल लेयर को जो सप्लाई कर रही होती है वो बेजिलर आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, और स्पाइरल आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं फंक्शनल लेयर को, जो कि रेडियल आर्टरी की ब्रांचेज है। जो किसकी ब्रांचेज हैं, रेडियल आर्टरीज की ब्रांचेज हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है ये स्पाइरल आर्टरीज अपनी थिकनेस को, अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। तकरीबन मेंस्ट्रुएशन से लेके अगर हम प्रेगनेंसी तक काउंट करें तो 6 to 8 टाइम्स जो है वो इसका साइज़ इंक्रीज़ करता है। 6 to 8 टाइम्स जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ करता है कि ये अपने साइज़ को ऊपर लेके जाती है, जिसकी वजह से इस गेस्टेशनल सैक को, इस ब्लास्टोसिस्ट को, इसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलती है, मैक्सिमम ब्लड सप्लाई मिलती है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ होती है। अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी। तीसरी चीज़, अगर इसे ब्लड सप्लाई फिर भी मिल जाती है, लेकिन ब्लड सप्लाई मिलने के बाद, लेट्स सपोज यहाँ पे हम तीसरी इमेज देखते हैं कि अगर इस यहाँ पे प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी होने के बाद ब्लड सप्लाई इसको जो है वो मिल रही है, लेकिन वो बहुत थोड़ी मिल रही है, मिनिमम अमाउंट के अंदर मिल रही है, तो ये ग्रो तो करती रहेगी, चलो थोड़ी सी ज़्यादा भी मिल गई तो इसने ग्रो करना शुरू कर दिया, ग्रो करती गई, लेकिन इसके लिए स्पेस बहुत कम है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पे ये विद इन द फ्लॉपियन ट्यूब्स जो है प्रेगनेंसी हुई है, जिसे हम ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं, तो फ्लॉपियन ट्यूब्स तो बहुत नैरो सी है। इसका साइज़ देख लें, ये फ्लॉपियन ट्यूब का साइज़ है और ये एंडोमेट्रियम है। तो फ्लॉपियन ट्यूब का आप साइज़ देख लें कि फ्लॉपियन ट्यूब कितनी छोटी सी है उसके मुकाबले के अंदर, तो फ्लॉपियन ट्यूब का तो वो प्रेगनेंसी अल्टीमेटली बड़ी होती जाएगी। ये अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये फ्लॉपियन ट्यूब्स है, ठीक है। इस फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर प्रेगनेंसी हो गई है। अब जैसे ही प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी बड़ी होगी तो क्या करेगी, फ्लॉपियन ट्यूब को कहेगी कि वो डायलेट हो, स्पेस चाहिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फ्लॉपियन ट्यूब क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगी, थोड़ी जितनी हद तक वो डायलेट हो सकती थी उसको डायलेशन होगी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब इसकी डायलेशन ख़त्म हो जाएगी, इससे पीक पे पहुंच जाएगी, ये मज़ीद डायलेट नहीं हो सकेगी, तो उस वक़्त क्या होगा, उस वक़्त ये होगा कि ये फ्लॉपियन ट्यूब रप्चर हो जाएगी। ये फ्लॉपियन ट्यूब क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो अल्टीमेटली उस रप्चर होने से प्रेगनेंसी तो एक्सपेल हुई, लेकिन क्योंकि फ्लॉपियन ट्यूब रप्चर हो गई पूरी की पूरी, तो जितनी भी ब्लड वेसल्स थी जो ट्यूब को सप्लाई कर रही थी वो सारी रप्चर हुई। तो उन सब के रप्चर होने की वजह से बड़ी एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई। उन सब के रप्चर होने की वजह से क्या हुई, बड़ी एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई। जो ब्लीडिंग क्या हुआ, डायरेक्टली तौर के ऊपर, इसके नीचे सारी की सारी पेरिटोनियम कैविटी होती है, ठीक है, जो डायरेक्टली तौर के ऊपर पेरिटोनियम के अंदर इकट्ठी होगी, हेमरेज हुआ, और वो हेमरेज सारा पेरिटोनियम कैविटी के अंदर इकट्ठा हो गया, और उसने क्या कर दिया, हीमोपेरिटोनियम काज कर दी। पेशेंट को क्या हुआ, पेशेंट को एक्सट्रीम पेन महसूस हुआ, ठीक है। उसके अलावा उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, हीमोपेरिटोनियम भी होगी साथ में, जो पीआईडी भी काज कर सकती है। और क्योंकि यूट्रस रप्चर होगी तो जितनी सिवियर किस्म का रप्चर हो सकता है यूट्रस का, तो उतने ज़्यादा आगे आने वाली प्रेगनेंसीज को भी इफेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की रप्चर भी हो सकती है कि वो फीमेल दोबारा कभी प्रेग्नेंट ही ना बन सके। तो ऐसी फीमेल जो पहली दफ़ा उनकी प्रेगनेंसी हुई थी और उसी के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई जो डायग्नोज नहीं हो सकी और वो अंदर ही रप्चर हो गई, तो उसके नतीजे के अंदर प्रेगनेंसी लॉस तो डेफिनेटली हुआ, उसके साथ उसके फ्यूचर के प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी चले गए। तो प्रेगनेंसी इस वजह से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा इस वजह से डेंजरस है कि ये प्रेगनेंसी के साथ साथ
एक तो मैटरनल लाइफ को भी खतरा हो जाता है, क्योंकि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है यहाँ से, तो हो सकता है पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर चला जाए, कि उसका ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए और अल्टीमेटली वो शॉक के अंदर चला जाए और शॉक से सर्वाइव ना कर सके और उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, पुराने ज़माने के अंदर प्रेगनेंसी से इस तरह की डेथ्स हुआ करती थी जब डायग्नोज भी नहीं होता था। दो जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी रेयर है, लेकिन फिर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी से जो है अगर रप्चर हो जाए तो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। वो इसी वजह से इंक्रीज़ होता है कि एक तो हमारे पास चांसेस होते हैं कि ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, लेकिन अगर उसे इतनी छोटी, क्योंकि जब फीटस छोटा होता है, ब्लास्टोसिस्ट बहुत छोटी सी होती है, तो इस छोटी सी ब्लास्टोसिस्ट को बहुत थोड़ा ब्लड चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो वो थोड़ा सा ब्लड भी मिल जाए तो ये ग्रो करती जाए, तो एक ट्यूब को या किसी भी चीज़ को रप्चर करने के लिए काफ़ी होता है। तो मोस्ट कॉमन जो लोकेशंस हैं वो ट्यूबल है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये एम्पुलरी रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर प्रेगनेंसी हो सकती है। सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम, सबसे मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे होने के हैं एम्पुलरी रीजन में। फिर इसके बाद ये इस्थमस के अंदर है, फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर, इन्फंडिबुलम के अंदर है, और इंटरस्टिशियल पार्ट वो पार्ट है जहाँ पे कॉर्नल पार्ट है ना, फ्लॉपियन ट्यूब अटैच हो रही है विद द यूट्रस, उससे ऊपर वाली जो लेयर है यूट्रस की, जो मस्कुलर लेयर है, उस जगह पर अगर इम्प्लांटेशन हो रही है तो उसे इंटरस्टिशियल कहते हैं। इसके अलावा कॉर्नल प्रेगनेंसी भी होती है कि इस जगह पे प्रेगनेंसी हो जाए, कॉर्न के ऊपर बिल्कुल फ्लॉपियन ट्यूब जहाँ पे कनेक्ट कर रही है उस जगह पे हो जाए, तो इसे कॉर्नल प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके अलावा पेरिटोनियल प्रेगनेंसी भी हो सकती है बाहर की तरफ, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, ओवेरियन प्रेगनेंसी भी हो सकती है, सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी भी हो सकती है, सर्वाइकल प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और वो भी हो सकती है सिजेरियन स्कार के यहाँ पे पहले ऑपरेट हुआ था पेशेंट का, और ऑपरेट के फ़ौरन बाद, मतलब कि कुछ ही अरसा बाद प्रेग्नेंट हो गई। ऑपरेट एक नहीं हुआ, 4-5 ऑपरेट हुए थे सी सेक्शन। तो जब ऑपरेट होता है तो ये जो मायोमीट्रियल मसल्स हैं ये बड़े थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो आकर यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेगनेंसी हुई लोअर पोर्शन के अंदर, और वो उस स्कार के अंदर प्रेगनेंसी होगी। सिजेरियन स्कार की वजह से रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी इसी तरह मोर्टेलिटी रेट को 8% ज़्यादा हाई कर देता है दूसरी प्रेगनेंसीज की निस्बत, लेकिन सबसे ज़्यादा हद तक ग्रो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी एब्डोमिन के अंदर करती है। ठीक है, तो जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं था तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यूजुअली तौर पर डायग्नोज ही नहीं होती थी, या हम यूँ समझते थे कि पेशेंट प्रेग्नेंट है तो अननोन ओरिजिन की प्रेगनेंसी हो, या फील ना हो रहा हो कुछ, तो किसी वजह से उसको अबॉर्ट करना पड़ रहा हो, तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो है पता लगता था कि हो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। लेकिन 1978 के अंदर पहली दफ़ा एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अल्ट्रासाउंड पर रूल आउट किया गया, डायग्नोज किया गया। तो उसके बाद डायग्नोज करने के बाद से अल्ट्रासाउंड एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जितनी भी टाइप्स की एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हैं हम उसे अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोज कर सकते हैं विद द प्रॉपर टेक्निक, विद द प्रॉपर नॉलेज। लेकिन हमें यह सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो कहाँ कहाँ सकती है, वो क्यों डेंजरस है, और हमने कौन कौन से उसके फीचर्स देखने।